चैप्टर 22 शुभकामना। द्वीप जीवन ने श्री क्यनी की बौद्धिक शक्तियों को तीव्र नहीं किया था और उस दिन के बाद 8 या 9 महीने तक उनके साथ ऐसी चीजें घटित हुई जिनका उन्हें कोई हिसाब नहीं था। कभी कभी मछली पकड़ने की डोरी टूट जाती थी जो नहीं टूटनी चाहिए थी। वह घर के बाहर शेल्फ पर च्यूइंग गम का एक टुकड़ा छोड़ देता था और वह गायब हो जाता था। शायद पक्षी उसे ले जाते थे, लेकिन पक्षियों को अचानक गम की इच्छा क्यों हुई? नाव में एक रिसाव हो गया था जिसे ठीक करने में उसे 2 दिन लग गए और मछली पकड़ने के भले रहस्यमय तरीके से कुंद हो जाते थे। हालांकि उन्हें दूर रखने पर भी वे काफी तेज लगते थे। उसने कभी लड़की के बारे में नहीं सोचा। उनके बीच का झगड़ा कम हो गया था, कम से कम उसके हिस्से में, और वह और डिक एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे। शायद एक सभ्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से। वह और डिक अब एक साथ देशी भाषा में बातें करते थे। लड़की ने शुरू में उन्हें मदद करने के लिए पर्याप्त अंग्रेजी सीख ली थी, लेकिन 9 महीने के अंत में वे हमेशा कैरोलिन की भाषा में बात करते थे और किर्नी की भारी बुद्धि के लिए भी उन्हें बकवास करते हुए सुनना और यह सोचना कि उसने उसे अपनी भाषा में बात करने के बजाय दूसरी तरह से बात करने के लिए मजबूर किया था, मजेदार था। इससे भी बढ़कर लड़का बदल रहा था, अमूर्तता के दौरों को खो रहा था जो उसे कभी कभी अपनी मां का पुनर्जन्म बना देते थे। बच्चे की हल्की फुल्की हरकतें भी खो रहा था, शायद ही कभी हंसता था और जीवन की छोटी छोटी बातों पर बेहद गंभीर था। वो पल उसे सब कुछ लगता था जैसा कि जंगली को होता है। वो उसे एक कनक में बदल रही है, एक दिन किर्नी ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने उन्हें रीफ की ओर जाते देखा। डिक अपने मछली पकड़ने के भाले कंधे पर रखे हुए था, लड़की उसके पीछे चल रही थी। आजकल टिके रहना नहीं है, और अगर वह अपनी सनक में टेढ़े मेढ़े या पार किए गए लोगों से बात करता है तो वह उदास हो जाता है। खैर, अगर वह सावधान नहीं रहा तो मैं उसे एक बार और हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन उसने कभी भी इस धमकी को अमल में नहीं लाया, शायद बहुत आलसी या बहुत निराश, खुद को पीछे महसूस करते हुए। वह पीछे था, लगाम उसके हाथ से निकल गई थी, जवानी ने उसे किनारे कर दिया था और वह लड़का बर्बरता की ओर बढ़ रहा था। उसने उच्च सभ्यता के इस अवशेष को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन किर्नी की उदासीनता जाग उठी। घास के दूसरी तरफ पेड़ की छाया में आराम करते हुए उसने देखा कि लड़की, जो खुद को अकेली और अनजान समझ रही थी, सावधानी से घर की ओर आ रही थी। उतरने के बाद से एक भी दिन के लिए उसने भागने, आज़ादी पाने और समुद्र के विशाल विस्तार को पाने की इच्छा नहीं खोई। डिक के साथ उसके संबंध ने उसे न तो डिक से और न ही द्वीप से जोड़ा था। फिर भी किर्नी के साथ चाले चलने के अलावा उसने अपनी आत्मा में छिपी हुई बेचैनी का कोई संकेत नहीं दिखाया था। पोत्सोया से निकली तोप की गोली ने डोंगी को टुकड़ों में तोड़ दिया था और जंगल से गूंजती बंदूक की आवाज, ये उसके दृढ़ विश्वास में शार्क दांत वाले की शक्ति और आवाज की अभिव्यक्तियां थीं। उतनी ही दृढ़ता से उसे विश्वास था कि किसी अन्य देवता ने हस्तक्षेप किया था, जिसने नानावा के कामों को विफल कर दिया था और द्वेष के कारण डोंगी को बर्बाद कर दिया था। उसके मन में यह विचार आया था कि शायद ये भगवान ही था जो इन छोटे जहाज़ों पर शासन करता था, कि अगर वो उनसे छुटकारा पा ले, एक साथ नहीं, क्योंकि इससे भगवान को परेशानी हो सकती थी, लेकिन एक एक करके तो रास्ता साफ हो सकता था। किर्नी को कभी भी यह संदेह नहीं हुआ था कि वो उसकी गम चुराकर फेंक रही है, मछली पकड़ने की डोरी तोड़ रही है या भालों को कुंद कर रही है, और अगर वह इन चीजों को एक एक करके जंगल में ले जाकर तोड़ देती तो वह भी उतना ही मूर्ख और संदेहहीन होता। शायद यह कोशिश करने लायक था, और आज खुद को अकेला पाकर वह चुपके से घर में घुसी और अंदर झांकने लगी। वहां वे गोधूली में अपनी अलमारियों पर खड़े थे, वे चीजें जिनके भगवान ने उसकी डोंगी तोड़ दी थी। निर्लज, खुद अखंड और निस्संदेह प्रेतों द्वारा संचालित वे खड़े थे। स्कूना, फ्रिगेट, एक पूरी तरह से सुसज्जित जहाज और एक छोटा वेलमैन जिसमें ब्लफ धनुष, लकड़ी के डेविड, कौवा का घोंसला और ट्राइवार्क्स सभी पूरे थे। किर्नी का एक पुराना चाकू माचिस की डिब्बी के बगल में दरवाजे के पास छोटी सी शेल्फ पर पड़ा था। वह इसे रोक नहीं सकी। माचिस को बिना छुए उसने चाकू उठाया और उसे लेगून में फेंक दिया।
फिर वह घर में घुसी और वेलमैन को उसकी शेल्फ से उठा लिया। ये सबसे छोटा था और सबसे छोटे से शुरू करना ही ठीक था। वो इसे लेकर दरवाजे की ओर मुड़ी और देखा कि किरनी घास के मैदान में भाग रही है। वेला को गिरा दिया, दरवाजे से कूद गई और भाग गई। एक और आधा मिनट और वह फंस जाती। किरनी ने उसे घर में घुसते हुए देखा तो वह दूसरी तरफ के पेड़ों से भाग गया। उसे लगा कि उसने उसे बोतल में बंद कर दिया है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी और उसका पीछा करने के लिए वो खरगोश का पीछा करने जैसा था। अचानक रुककर उसने डिक की लकड़ी की गेंद उठाई जो उसके रास्ते में पड़ी थी। उसने उसे निशाना बनाया और भागते हुए उसे पूरी तरह से पकड़ लिया जब वह पेड़ों में गोता लगा रही थी। गेंद की तड़प की आवाज़, उसके बाद एक हौनफती हुई चीख उसे याद आई। फिर वह गायब हो गई। हिलते हुए पत्तों के अलावा उसका कोई पता नहीं था। ये तुम्हें सबक सिखाएगा, श्री किरनी ने घर की ओर मुड़ते हुए और वेला को उठाते हुए कहा, जो कि बिना किसी नुकसान के था, केवल एक टूटा हुआ मुख्य टॉपमास्ट था। अब उसे पता चल गया था कि किसने उसका गम चुराया था, भालों को कुंद किया था और नाव को नुकसान पहुंचाया था। लेगून में उस चाकू के फेंके जाने से उसे सब कुछ पता चल गया था, और जब वह टूटे हुए स्पा की मरम्मत करने के लिए दरवाजे के पास बैठा तो उसने उसके साथ बराबरी करने की शपथ ली। क्या तुम मछली पकड़ने की डोरी तोड़ोगे? उसने कहा, जब वो वेला को अपने घुटनों के बीच में एक शिकंजा की तरह फंसाए बैठा था और उसकी उंगलियां मस्तूल को खोलने में व्यस्त थीं। मुझे चाकू पानी में फेंक दो। ठीक है, तुम रुको। तुम एक और निवाला या सूप नहीं खाओगे जो तुम खुद नहीं खाओगे, या मेरा नाम जिम किरनी नहीं है। एक और निवाला या सूप तब तक नहीं खाओगे जब तक तुम अपनी अस्थियों पर गिर न जाओ और मुझसे माफ़ी न मांगो। वो काम करता रहा, उसकी आत्मा उसके अंदर भड़क रही थी, उसका दिमाग इधर उधर भटक रहा था और उसे दूसरी बातें याद आ रही थीं जो उसे देनी थीं। गम जो गायब हो गया था, एक आरी जो पश्चिम की ओर चली गई थी, जैसे कि पिक्सीज द्वारा उड़ाई गई हो। उसने इन उत्तोलनों को अपनी लापरवाही या भूलने की आदत के कारण माना था। एजेंट के रूप में एक इंसान की चालाक दुष्टता की कल्पना करने में बिल्कुल असमर्थ था। जब वह काम कर रहा था, लेगून से चप्पुओं की आवाज़ आई और डिक ने 3 लाल पीठ वाली ब्रीम मछलियों को एक लंबी बेल पर लटकाकर उतारा। केरनी को अकेला देखकर उसने कैटफा की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। वो कहाँ चली गई? डिक ने पूछा। केरनी ने ऊपर देखा, पीछे वाले नंबर पर आखिरकार आग लग गई थी। चले जाओ और मुझसे सवाल मत पूछो, उसने चिल्लाया, जैसे कि वह किसी लड़के से नहीं बल्कि किसी आदमी से बात कर रहा हो। जाओ और उसे ढूंढो। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो मुझे चाकू पानी में फेंक दो और मेरी लाइनें तोड़ दो। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत बुरे हो, हमेशा एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते रहते हो, तुम और वह। लड़का पीछे हट गया और बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखों से दूसरे को घूरने लगा। वह क्या कर रही है? उसने पूछा। कर रही है, किरनी चिल्लाया। मैंने तुम्हें बताया है कि वह क्या कर रही है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वह क्या कर रही है, तो जंगल में जाकर उसकी तलाश करो। तुम्हें पता है कि वह क्या कर रही है, वहाँ खड़ी है जैसे कि वह तुम्हें कनक बना रही है और मुझसे पूछ रही है कि वह क्या कर रही है। यहाँ से चले जाओ। लड़के ने मछली को नीचे फेंका और घास के मैदान के दाईं ओर पेड़ों की ओर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गायब हुआ, किरनी ने उसकी आवाज़ सुनी जो स्थानीय भाषा में चिल्ला रही थी, कटाफा है, अमनोई कैटफा है। खूनी कनक, किरनी ने बड़बड़ाया। कैटफा ने, जो पेड़ों के घने अंधेरे में थी, पुकार सुनी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका मन उथल पुथल में था। एक बार, बहुत पहले कैरोलिन में, एक बच्चे द्वारा फेंका गया पत्थर गलती से उसे लग गया था, जिससे उसके मन के अंधेरे हिस्से में भ्रम और आक्रोश पैदा हो गया था जिसने उसकी बुद्धि को लगभग परेशान कर दिया था। किरनी के मामले की तरह, बच्चा उसके पीछे था, उसने पत्थर को आते नहीं देखा था, और अचानक झटका ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे मुक्का मारा हो। अब भी वैसा ही था। हालांकि, उसने तुरंत पहचान लिया था कि यह केवल गेंद थी जिसने उसे मारा था, लेकिन सदमा अभी भी बना हुआ था। वो कुछ देर तक दूर से डिक की पुकार सुनती रही। कटाफा है, अमनोई कटफा है।
यह आवाज़ धीमी होती गई, वो गलत दिशा में जा रहा था और अब अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ के साथ सन्नाटे ने उसे काट दिया। ये जंगल की एक चाल थी जो शायद भूमि के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण हुई थी। कोई व्यक्ति आपको बुलाता हुआ क्षैतिज दिशा में दूर चला जाता था, जिससे वह अचानक कट जाता था। इससे पहले कटाफा कभी जंगल में अकेली नहीं गई थी, वो हमेशा लड़के या किरनी के साथ जाती थी। वो कभी भी पेड़ों के इन विशाल समूहों, उनकी उदासी, उनकी एकत्रित सुगंधों, हिलती शाखाओं और पत्तों से बनी अजीब रोशनी और छायाओं, घिरे होने के एहसास की आदी नहीं हुई थी। हमेशा उनके बीच अटोल की बड़ी दूरियां उसे वापस आने के लिए जोर से पुकारती थीं, और दिल का दर्द और घर की याद और भी तीव्र हो जाती थी। लेकिन आज उसे पेड़ों का डर नहीं रहा और कैरोलिन की पुकार ने कुछ समय के लिए अपनी ताकत खो दी थी। केरनी द्वारा किए गए अत्याचार ने उसे बाकी सभी विचारों, बाकी सभी तस्वीरों से दूर कर दिया था, सिवाय उस पहले आदमी के जिसने उस पर वार किया था। वह दाईं ओर चली गई और मटामटा पेड़ों की दोहरी पंक्ति से बनी एक गली में प्रवेश कर गई। यहाँ दोनों तरफ फन उगे हुए थे और ऊपर तरल अंधेरे में तारों के फूलों से सजी लियंटासे की रस्सियां झूल रही थीं। वो क्षण भर खड़ी होकर उन ऑर्किड फूलों को देखती रही जो उड़ते हुए पक्षियों जैसे लग रहे थे, विशालकाय कन्वॉल्वोली के बिगुल और दूर दूर तक फैली पत्तियों की छत जो बिखरी हुई रोशनी और छाया के कंपन के साथ हवा में हिल रही थी। फिर वह आगे बढ़ती गई, आखिरकार पेड़ों, फन और झाड़ियों के बीच एक छोटी सी खाड़ी तक पहुंची, जहां किसी सफ़ेद चीज की चमक ने उसकी नज़र को आकर्षित किया। यह एक खोपड़ी थी। उसने पत्तियों को एक तरफ धकेल दिया, पूरा कंकाल वहां था, पसलियां अभी भी जुड़ी हुई थीं, कशेरुक बरकरार थे। नश्वर हाथ से जलाई गई ज्वाला हड्डियों को और अधिक सफ़ेद नहीं कर सकती थी, मांस को और अधिक पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती थी, जितना कि यहाँ वर्षों से ठंडी हरी फन के बीच जलती हुई समय की धीमी आग। केटफा ने पत्तों को एक तरफ रखते हुए खोपड़ी को देखा। ले हुआन की संपत्तियों में एक आदमी की खोपड़ी भी थी, जिसका इस्तेमाल वो किसी दुश्मन के खिलाफ अंधेरी शक्तियों का आह्वान करते समय करती थी। जैसे ही काटाफा ने खोपड़ी को देखा, उसके मन में केरनी का विचार आया और उसे उस तरह लेटे हुए देखने का दृश्य और इच्छा।